जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग चलते हैं कि समास, अगले वीडियो जो है समास, जिस प्रकार से समास को अगर अध्ययन करेंगे तो आपको मैट्रिक हो या किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, तो समास को अगर ठेठ भाषा में हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा ये वीडियो को अच्छी तरह से। तो अगर बात करेंगे तो जिस प्रकार से जानते हैं कि झुकेगा नहीं, उसी प्रकार से एक बार पढ़ के देखो, ये प्रश्न छूटेगा नहीं। तो चलिए देखेंगे कि समास में अगर बात करेंगे तो समास का वीडियो है जो देखिए कि सबसे पहले यहाँ से आएगा कि समास है क्या। ठीक है, उसके बाद आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बनवा देंगे। तो दिया हुआ है समास के बारे में सबसे पहले कि समास का परिभाषा, समास का परिभाषा। तो इसको बात करेंगे कि समास का परिभाषा में कि समास है क्या। जो देखिए दिया हुआ है कि समास के बारे में कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने पद को क्या कहते हैं, समास। यानी दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो बनेगा पद उस समास कहलाएगा। समास का अर्थ ही होता है संक्षिप्तीकरण, यानी संक्षिप्त रूप। ठीक है, तो समास का अर्थ क्या होता है, संक्षिप्तीकरण। प्रमुख बातें याद रखें कि समास में कै पदों का मेल होता है, बहुत सारे पदों का मेल होता है। पूछता है कि समास में कितने पदों का मेल होता है, तो कै पदों का मेल होता है। फिर है कि समास के पहले पद को पूर्व पद, कि अगर कोई पहला पद है तो उसको कहा जाता है पूर्व पद, अब बाद वाला को उत्तर पद। याद रखना कि पहले पद को पूर्व पद एवं दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। ठीक है, कि समास के पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। समास के दोनों पदों को एक साथ समास्त पद या समासिक पद कहा जाता है। समास के सभी पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। इस प्रकार से संधि विच्छेद पढ़ें कि संधि विच्छेद में क्या होता है कि संधि को क्या करता है कि विच्छेद यानी अलग अलग करता है, तो संधि विच्छेद कहलाता है। उसी प्रकार से समास के सभी पदों को अलग अलग करेंगे ना तो समास विग्रह होगा। समास के पदों के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। ठीक है, यानी कि बोलेंगे कि समास के पदों के बीच का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो लुप्त हो जाता है। इसके पदों में कभी पहला और कभी अंतिम पद प्रधान होता है, कभी सभी पद प्रधान होता है। कभी हो जाता है पहला पद प्रधान, कभी उत्तर पद प्रधान, कभी अंतिम पद प्रधान, कभी सभी पद प्रधान। ठीक है, तो क्या क्या है समास के बारे में अगर अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले ये सब आपको बेसिक चीज था, जबकि कभी अन्य पद भी प्रधान होता है समास के भेद के बारे में। ठीक है, तो समास के भेद की बात करेंगे तो समास के भेद आपको 6 होते हैं। कितने? 6। एक होते हैं तत्पुरुष, एक कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व, दिगु, अव्ययभाव। ठीक है, तो समास के कितने भेद? 6। तो 6 भेद को देखेंगे कि क्या क्या भेद है। पहला है तत्पुरुष समास, फिर है कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बोलिए तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्यय भाव समास। कोई दिक्कत? तो इसमें अगर बात करेंगे कि पहली बात आया कि तत्पुरुष समास है क्या। ठीक है, तो सबका बात करेंगे, इसका एग्जाम्पल भी चलेंगे। तो तत्पुरुष समास में कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, यानी दूसरा पद प्रधान हो, यानी कि बोलेंगे कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ऐसे समासिक पदों के बीच से विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है, यानी कि ऐसे समासिक पदों के बीच से क्या होता है कि विभक्ति चिन्ह लोप होता है। तो उत्तर पद प्रधान हो क्या कहलाएगा? तत्पुरुष समास। कोई दिक्कत? तो तत्पुरुष समास में हम लोग पढ़ें कि उत्तर पद प्रधान हो और ऐसे समासिक पदों के बीच से जो विभक्ति चिन्ह होता है वो लोप हो जाता है, यानी कि लुप्त हो जाता है। फिर है कि तत्पुरुष समास पहचानने का तरीका बताया गया, आसान तरीका, कि इस समराह के पदों का विग्रह करने पर कोई कारक चिन्ह आता है। यानी कि बात करेंगे कि विभक्ति चिन्ह का जो लुप्त हुआ ना, तो विभक्ति चिन्ह में पढ़े कि कारक चिन्ह कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से या अलग होना। ठीक है, आगे बताइए। संबंध का के की अधिकरण में या पर संबोधन है अरे हो। उसी प्रकार से बताया गया है कि तत्पुरुष समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि इस समास के पदों के विग्रह करने पर कोई कारक चिन्ह नहीं आता है, यानी कि कोई कारक चिन्ह आता है तो कहलाएगा तत्पुरुष समास। जैसे कि विद्यालय, यानी विद्यालय के लिए आलय नहीं, बिल्कुल गलत। यानी विद्यालय की बात करेंगे तो बात करेंगे कि विद्या के लिए आलय, विद्या के लिए आलय, यानी विद्या जोड़ आलय, तो विद्या के लिए आलय। इसका मतलब है कि आलय के मतलब ही होता है घर। आलय के मतलब क्या चीज? घर। यानी कि जो विद्या का जो घर हुआ ना वो कहलाएगा आपको विद्यालय।
कोई दिक्कत। उसी प्रकार से अलस साला यानी अलस के लिए साला, अलस आलय, अलस के लिए आलय यानी अलस का घर, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये सब विद्यालय यानी कि विद्या के लिए आलय, आलय माने घर। तो ये देखिए के लिए जो हुआ ना, ये चिन्ह का लोप हुआ, जैसे संप्रदान के लिए, समझ में आया। तो ये जो के लिए जो है ना, ये चिन्ह लोप हुआ। जैसे को है ना, तो कर्म को, तो कर्म चिन्ह का लोप हुआ कि नहीं। तो इसको बात करें कि तत्पुरुष है कि को, ठीक है, से यानी कि पता है ना ये सब, रस से, ठीक है। अब कारण के चिन्ह होता है से, ठीक है, याद रखना है ये सब में कि तत्पुरुष समास में क्या है, जो ध्यान रखिए कि तत्पुरुष समास के एक भेद है कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास बताता है जैसे स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, क्योंकि कर्म का चिन्ह ही होता है क्यों चीज को, ठीक है। देखिए सिर तोड़ यानी सिर को तोड़ने वाला, चिड़ी मार यानी चिड़ी को मारने वाला, कोई दिक्कत। फिर ध्यान दीजिए करण तत्पुरुष समास, करण के मतलब होता है कर्ता ने कर्म को करण से, तो ये हो गया करण तत्पुरुष समास यानी कि करण में चिन्ह होता है से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पद दलित यानी कि पद से दलित, ठीक है। रस भरा यानी रस से भरा, मद माता यानी मद से माता, कोई दिक्कत। तो इसमें बात करेंगे कि ये सब करण तत्पुरुष समास में यह हुआ चिन्ह की बात। आगे चलेंगे सर, तो संप्रदान तत्पुरुष समास कि संप्रदान तत्पुरुष समास है क्या, सबसे पहले ये बात जानेंगे। तो जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, तो ये संप्रदान का ये चिन्ह होता है कि के लिए, संप्रदान का चिन्ह क्या बोलेंगे कि के लिए। इसमें अब बात करेंगे कि पुत्र शोक यानी पुत्र के लिए शोक, कोनो दिक्कत। अब देखेंगे कि स्नान घर यानी स्नान के लिए घर, तो इनमें जो के लिए जो चिन्ह है ना सर, ये संप्रदान का है। किसका है, संप्रदान यानी संप्रदान के लिए। बता रहे हैं बार बार कि कर्म तत्पुरुष समास यानी कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, फिर करण, फिर संप्रदान। अब देखिए अपादान तत्पुरुष समास क्या है। जैसे अपादान से होता है, इसका अर्थ होता है अलग होना। क्या होता है, अलग होना, यानी कि जुदाई अर्थ में, अलग होने में अपादान तत्पुरुष समास का प्रयोग होता है। जैसे देखिए कि नेत्रहीन यानी नेत्र से हीन, ये जो से देख रहे हैं ना, इसका अर्थ हुआ अलग होना, कोई दिक्कत। फिर देखिए कि राजभ्रष्ट यानी राज से भ्रष्ट, यानी से के मतलब हो गया अलग होना, ठीक है। अब देखिए कि ध्यानहीन यानी ध्यान से हीन, ठीक है, समझिएगा, ये हो गया अपादान का। फिर आगे है कि संबंध तत्पुरुष समास। कि संबंध तत्पुरुष समास को कैसे समझेंगे, जो देखिए कि संबंध के चिन्ह होता है कि का, के, की, का, के, की, ये संबंध का चिन्ह होता है। आत्रदान यानी आत्र का दान, तो ये का हो गया कौची, संबंध। श्रमदान यानी श्रम का दान, तो ये का कौची हो गया, संबंध। राजभवन यानी राजा का भवन, ये का कौची हो गया, संबंध। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, तो ये का कौची हो गया, संबंध। समझ में आया, यानी संबंध का चिन्ह होता है का, के, की। फिर है जो देखिएगा कि अधिकरण तत्पुरुष समास है क्या, ठीक है। तो अधिकरण में हम लोग देखेंगे एक चीज कि जब भी अधिकरण की बात पूछेगा तो इसमें देखिए कि दिया गया अधिकरण में कि चिन्ह होता है इसका में या पर, में या पर। तो दिया गया है कि पुरुषोत्तम यानी पुरुषों में उत्तम, दानवीर यानी दान में वीर, नरोत्तम यानी नरों में उत्तम, ध्यान मगन यानी कि ध्यान में मगन। तो देखिए ये जो में जो हुआ ना, ये हुआ आपको अधिकरण, यानी अधिकरण में या पर रहता है, तो ये आपको हो गया अधिकरण तत्पुरुष समास, कोनो दिक्कत। अब आगे बात करेंगे, इसी में दिया हुआ है सर कि जो नेक्स्ट जो है, ठीक है, जो देखिएगा नेक्स्ट है कि कर्मधारय समास क्या है, ठीक है। कर्मधारय समास यानी कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान, पहला में पढ़ें कि पहला पद प्रधान हो और विभक्ति चिन्ह का लोप हो, वो कल आएगा आपको तत्पुरुष समास। लेकिन बात आया कि कर्मधारय समास यानी जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। यानी कि जिस समास का दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान हो कर्मधारय समास, जिस समास का पहला पद प्रधान हो यानी पूर्व पद प्रधान हो क्या कहलाएगा, तत्पुरुष समास। कि जिस समास का दूसरा पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे दिया हुआ है कि इस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष, ध्यान रखिएगा, विशेषण की विशेषता बताता है विशेष, कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है, उसे कहते हैं कर्मधारय समास। कौन समास, कर्मधारय, समझिएगा। इसका पहचान देखिए, उसका पहचान था कि कारक चिन्ह का लोप होता था, और इसका पहचान है कि कर्मधारय समास का विग्रह करने पर बीच में है जो, क्या है जो, या के समान आता है, यानी है जो,
ठीक है, और के समान जैसे कि कमल के समान, ठीक है। फिर दे ले रहेगा कि पीत है जो, ऐसे करके देगा, ठीक है। पीला है जो, तो इसमें समझ जाना है कि कर्मधारय समास। नव युवक यानी नव है जो युवक, नव है जो युवक, ये जो है जो देखे ना, ये आपका है आपको कर्मधारय समास। कौन समास? कर्मधारय समास। कौनो दिक्कत? आगे देखिए कि बोलेंगे कि नव युवक यानी नव है जो युवक, यानी वैसा युवक जो जवान है अभी। फिर समझिए पीताम्बर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, ये कहलाता है पीताम्बर। फिर है परमेश्वर यानी परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, ये जो है जो चिन्ह का लोप हुआ कि नहीं, तो ये कहलाता है आपको कर्मधारय। कोनो दिक्कत? तो आगे देखेंगे हम लोग कर्मधारय के बाद जो है, तो देखिएगा कर्मधारय के बाद दिया हुआ होगा बहुव्रीहि, ठीक है। नहीं तो इसके पहले एग्जाम्पल समझ लेते हैं कर्मधारय का। और क्या है कि नील कमल यानी नील है जो कमल, इनमें चिन्ह हो गया है जो, तक कर्मधारय समास। महात्मा यानी महान है जो आत्मा, ये जो है जो चिन्ह हो गया देखो जी कर्मधारय। का पुरुष, ठीक है, ये बोलेंगे कुत्सित है जो पुरुष, ये जो है जो हो गया कर्मधारय। कमल नयन यानी कमल के समान नयन, यानी जो के समान हुआ ना, ये हो गया आपको कुछ ही बताइए, तो इसका बोलेंगे तो आपको कर्मधारय समास। घन श्याम यानी घन के समान श्याम, ये जो के समान हुआ ना, ये कर्मधारय समास। चंद्रमुख यानी चंद्र के समान मुख, ये जो के समान हुआ ना चिन्ह, यानी कि है जो और के समान का जिसमें लुप्त होगा वो कहलाता है डायरेक्ट कर्मधारय समास। तो ये VVI है, बात करेंगे तो एकदम VVI इंपॉर्टेंट है ये मैट्रिक बोर्ड एग्जाम या किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। आप बोलेंगे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहे या मैट्रिक बोर्ड या इंटर का एग्जाम, उसमें जरूर समास से क्वेश्चन एक न एक रहता है। ध्यान दीजिए कि बहुव्रीहि समास के बारे में अध्ययन करेंगे कि बहुव्रीहि समास है क्या। जो देखिएगा कि बहुव्रीहि समास क्या है, बोलेंगे इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। आपने 3 समास अभी पढ़ रहा है कि एक पढ़े कि तत्पुरुष समास जिसका पहला पद प्रधान हो यानी पूर्व पद प्रधान हो, एक पढ़े हम लोग कर्मधारय समास, ठीक है। बोले एक तत्पुरुष क्या पढ़े कि पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान हो, कर्मधारय में पढ़े कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो यानी दूसरा पद प्रधान हो, और तीसरा जो पढ़ रहे हैं बहुव्रीहि में ये कहता कोई भी पद प्रधान नहीं हो। याद रहेगा, इसमें हम लोग पहचान का नियम पहला में पढ़े तत्पुरुष में कि उसका पहचान था कि बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है, और कर्मधारय की बात करेंगे तो इसका पहचान था कि है जो और के समान चिन्ह का लोप होगा। और इसमें बात करेंगे ना कोई भी पद प्रधान नहीं होता, इसका समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, अर्थात इस समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता है। जैसे चंद्रशेखर यानी चंद्र है शेखर, यानी कि जिसके सिर पर चंद्र है यानी अर्थात महादेव। याद रखना है। इसको एक चीज़ और बोल सकते हैं हम लोग कि बहुव्रीहि क्या कहता है ना, जो ध्यान रखिएगा, बहुव्रीहि कहता है कि पहला के छोड़ के या दूसरों के छोड़ के तीसरा की ओर संकेत करेगा। याद रखना, पहलों के और दूसरों को छोड़ के किसकी ओर संकेत करेगा? तीसरे की ओर। यानी कि जैसे में कि दे दिया जाए लंबोदर, ये पहला हुआ, फिर है लंबा है उधर जिसके, दूसरा हुआ, अर्थात में कौन बताइए? लंबा उधर यानी लंबा पेट किसके? तो गणेश जी। तीसरा की ओर संकेत किया, यानी पहला अर्थ को छोड़कर और दूसरे अर्थ को छोड़कर तीसरे की ओर संकेत करेगा, आपको बहुव्रीहि में आएगा। जैसे देखिएगा कि कोई भी पद इसका प्रधान नहीं होता। फिर है कि समस्त पद किसी अन्य पद का विशेषण होता है, अर्थात इस समस्त पद से किसी अन्य पद का बोध होता है। जैसे चंद्रशेखर यानी चंद्र है शेखर, यानी चंद्र जिसके सिर पर चंद्र है वो अर्थात में महादेव, अर्थात में महादेव। ओके। फिर है चतुरानन यानी चार है आनंद जिसके, ठीक है, जिसके आनंद के मतलब मुख चार है वो कहलाएगा अर्थात में कौची? रावण। कोनो दिक्कत? फिर है बिना पानी यानी बिना है पानी में जिसके। समझिएगा क्या कह रहा है, अभी नहीं समझना कि बिना पानी है तो बिना पानी में है तो ये न कि जो पानी रहता है ये सब में बिना है, नहीं। पानी का मतलब दो तरह से एक पानी होता है, एक जो ये पानी होता है ना इसका मतलब होता है जल, ठीक है, और एक होता है ये वाला जो पानी होता है एक का मतलब होता है हाथ। याद रखना, क्या चीज़? हाथ। याद रखिएगा। तो बात आया कि बिना है पानी में जिसके, यानी कि हाथ में, यानी कि जिसके हाथ में बिना है। याद रखिए, पहला बिना पानी, दूसरा जिसके हाथ में है बिना। अब बताइए कि जिसके हाथ में बिना, वैसा के बताइए कि देखे होंगे कि हाथ में बिना ले ले, ठीक है,
कोई अंकल के नाम बता देना कि मोहन एगो ले लेता, सोहन ले लेता हमारे गाँव में, ठीक है। बीना ले लेते तो अर्थात में भगवान जी में जैसे कि बात करेंगे कि देवी देवता में कौन, तो सबसे पहले बात है या मेन जो हमारे विद्या की देवी सरस्वती, ठीक है, इसमें बात करेंगे। नीलकंठ यानी नील है कंठ जिसका, यानी शिव जी। फिर है दशानन यानी 10 है आनंद जिसके, अर्थात में क्या चीज, रावण। लंबोदर यानी लंबा है उदर जिसका, अर्थात में गणेश। उदर के मतलब कौची, पेट। कोनो दिक्कत, चलिए आगे। बहुव्रीहि हम लोग देख लिए। बहुव्रीहि के ध्यान देने वाला बात कुछ है जो ध्यान दीजिए कि कुछ समास कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में आते हैं। ऐसे स्थिति में जब दोनों विकल्प रहे तो बहुव्रीहि उत्तर लगाए। ध्यान रखिएगा कि बात करेगा ना कि ऐसा रहेगा कि बिना पानी, ठीक है, पीताम्बर, चंद्रमुख, तो कुछ कुछ ऐसा रहता है ना कि आपको दोनों में आएगा। लेकिन जब ऑप्शन दोनों दिले रहेगा तो हर हाल में आपको लगाना होगा क्या चीज़, तो बहुव्रीहि। कोई दिक्कत, बहुव्रीहि लगाना है, ठीक है, ध्यान रखिए। यही चलते कह रहा है कि ध्यान दें, ठीक है, ना कि ध्यान दे वाला कहे तब मटकी मारना जाकर रोड पर। याद है ना कि पढ़ते समय रोड पर, चलते समय रोड पर हमेशा ध्यान रहना चाहिए। देखिए कह रहा है कि कुछ समास कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों में आते हैं। ऐसे स्थिति में जब दोनों विकल्प रहे तो बहुव्रीहि उत्तर लगाए। अब देखिए जैसे में दोबंद, ठीक है, दोबंद की बात करेंगे ना तो दोबंद में देखेंगे कि इसके सभी पद प्रधान होते हैं। इसके सभी पद प्रधान होते हैं। आपने क्या पढ़ा कि इसके सभी पद प्रधान होते हैं, क्या कहलाते हैं, दोबंद। कोई दिक्कत। अब देखिए कि चौथा समास में चल रहे हो। पहला में पढ़ा कि पहला पद प्रधान वो कहलाता है कोई तत्पुरुष। दूसरा में पढ़ा कि दूसरा पद यानी उत्तर पद प्रधान, उसको क्या पढ़े, कर्मधारय। तीसरा पढ़े बहुव्रीहि, उसमें देखेंगे कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। और चौथा पढ़ रहे हैं कि इसके सभी पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास। और द्वंद्व में एक चीज़ और कहिएगा कि बीच में लाठी लगा रहेगा, इसको पढ़ेंगे हाइफन, ठीक है। ये बीच में लाठी का डैश रहेगा, डैश। जैसे माता पिता, तब माता और पिता के बीच में हाइफन होता है कि नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखना कि योजक चिन्ह उसको बोलते हैं। इसके सभी पद प्रधान होते हैं और योजक का व्यय का लोप होता है, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। हाथ पाँव, ये बताइए कि योजक चिन्ह लगा हुआ है, ये कहलाएगा आपको द्वंद्व समास। कोनो दिक्कत। द्वंद्व में बीच में योजक चिन्ह देख के ही मार देना। या तो दे दे कि दाल और रोटी, इसका मतलब कई तरह की बात होता है। ये जो योजक चिन्ह का मतलब हो गया या, एवं, और, तथा, सब हो सकता है। जैसे माता और पिता, ये नहीं कि दे दिया जाए कि माता और पिता कौन समास, तो अब कंफ्यूज हो जाइएगा। नहीं, माता और पिता दिया हुआ, इसका मतलब ही कि बीच में योजक चिन्ह है। कोई दिक्कत, ध्यान रखिए। अब बात करेंगे कि माता पिता, पिता पुत्र, दाल रोटी, पाप पुण्य, भाई बहन, घर द्वार दिया हुआ कि ना बीच में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर है, अब बोलो इसमें भी बोल दो बाबू सोना, ठीक है, यही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बीच में हाइफन। अब है कि इस समास का विग्रह करने पर, ध्यान रखिए कि इस समास का विग्रह करने पर बीच में, अभी बताएं कि बीच में और, बहुव्रीहि या एवं आदि आता है, अभी बताएं, या योजक चिन्ह आता है, तो ये कहलाता है द्वंद्व समास। फिर ध्यान दीजिए, माता पिता, माता और पिता, दाल भात यानी दाल एवं भात, ठीक है, याद रखिए। द्विगु समास क्या है, लास्ट जो 5वां नंबर चैप्टर है, ठीक है, ये 5 नंबर जो समास है ना, इसका मतलब ये होता है द्विगु यानी संख्या। द्विगु के मतलब संख्या, यानी कि द्विगु ना तो याद रखना कि देवु, ठीक है, ध्यान रखिए। अब देवु अब उल्टा पुल्टा ना समझना, ठीक है। देवु कह रहे हैं ना कि जैसे बहुत लोग तंग करता है ना कि आज देवु, ठीक है, कौची, तो बार बार कहता है कि पैसा, ठीक है, यानी कि बहुत सारा दुकानदार या दोस्त को तंग करता है ना, पैसा बाकी रहता था, आज देवु, तो इस संख्या यानी नंबर, ठीक है, या तो बोलेंगे नंबर की बात या तो संख्या, तो संख्या वाला की बोध आएगा तो वो कहलाएगा आपको द्विगु समास, याद रखिएगा, द्विगु। देखिए जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो, पूर्व पद के मतलब पहला, ठीक है, जैसे कि पूर्व पद संख्यावाचक हो, जैसे एक है मेरा स्टूडेंट, ठीक है, विक्की कुमारी, ना विक्की कुमारी नहीं, विक्की कुमार, तुम लोग आओ कुछ समझ जाएगा, ये है जो खाली पैसे मांगते रहता है फोन पर, ध्यान रखिएगा। यानी बोलेंगे कि जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो विशेषण होता है, इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा। पूर्व पद संख्यावाचक, पूर्व के मतलब पहला पद संख्यावाचक, वो कहलाएगा आपको द्विगु समास। जैसे त्रिलोकी, त्रिलोकी के मतलब त्रि मतलब 3 होता है, यानी 3 लोक। पंचवटी यानी 5 वटी। दोपहर यानी 2 पहर, यानी 2 पहरों का समाहार। चौराहा यानी कि 4 राहों का समाहार, समझ में आया।
चौराहा, चार राहों का समाहार, ये ना कि कह दे बौड़ाहा, तो ढेर गांव के बदमाश ना यानी कि चौराहा कर रहे हैं तो चार राहों का समाहार, ये ना कि बौड़ाहा भी रहेगा तो मार देना समासे में। फिर देखिए छदाम, सतसय यानी 87, छमाही, दुगुना, तिमाही, हिसाब जो संख्या वाचक नियम लगे, जैसे कि त्रिभुज, 3 भुजा वाला, चतुर्भुज 4 भुजा वाला, 5 किलो, 5 आया संख्या, यानी कि जिसके पहले संख्या आएगा ना वो संख्यावाचक, जिसके बीच में योजक चिन्ह आएगा ना द्वंद्व समास। द्वंद्व दिगों में कोई दिक्कत? आगे देखिए कि मेन है नेक्स्ट अव्यय भाव समास में। देखिए 6ठा नंबर कि क्या कर रहा है अव्यय भाव समास, जो देखिए कि इसमें पहला पद अव्यय होता है, इसका समास पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है, जिसका पहला पद अव्यय ये कहलाएगा अव्यय भाव समास। ध्यान रखिए जैसे प्रतिदिन, प्रतिमास, यथा संभव, ये जो प्रति लगा हुआ ना यथा, ये सब है आपको अव्यय। आजन्म, बेकाम, यथाशक्ति, ये सब आपको क्या कह रहा है, जो ध्यान रखिए कि बात करेंगे तो ये आपका है अव्यय भाव समास। रातों रात, दिनों दिन, ठीक है। फिर है कि हाथों हाथ आदि में भी अव्यय भाव समास होता है। कह रहा है सामान्यतः अव्यय भाव समास के पहला पद में आ, प्रति, बे, यथा, भर, भर के मतलब भर पेट, यथाशक्ति, बे मतलब बेईमान, ठीक है। या तो इसमें करेंगे प्रति यानी कि प्रतिदिन, आ यानी आजन्म, ठीक है। आजन्म के मतलब जन्म से पहले, ये सब अगर लगल है तो अव्यय है। ये सब आदि अव्यय लगा रहता है। इस समास में शब्दों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति के मतलब होता है दोहराना, सोचिए दोहराना, ठीक है, याद रखना है, पुनरावृत्ति होता है, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इसमें 6 तक हम लोग समास को पढ़ा, लेकिन एक इसका VVI इंपॉर्टेंट काव्य आता रहा है, जो देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो यही यूट्यूब में लिखिएगा पायनियर, ऐजा कर दीजिएगा ऑनलाइन क्लासेस सब्सक्राइब। ध्यान रखिए इसमें कि ध्यान देने योग्य बात है कि ध्यान देना है क्या कि जिस समास का नकारात्मक अर्थ निकलता है, ठीक है, न कहता है निगेटिव, ठीक है, और सकारात्मक यानी समझ रहे हैं ना, तो निगेटिव अर्थ निकलता है उसे नई समास कहते हैं। कुछ कहते हैं नई, जैसे कह रहा है कि पढ़ेगा ना पढ़ेगा, ठीक है, असंभव, संभव, असंभव, तो उसका निगेटिव अर्थ निकाल दिया, तो जिसका निगेटिव अर्थ निकलेगा नई समास कहलाता है। देखिएगा इसका पहला पद आ या अन होता है, पहला पद आ या तो अन से स्टार्ट होगा तो ये कहलाएगा नई समास। देखिएगा कि अज्ञान, आ से स्टार्ट हुआ यानी ना ज्ञान, ज्ञान ना हवा, ठीक है। अधर्म, ना धर्म, ठीक है, यानी कि धर्म में ना हवा, ध्यान रखिए। अमंगल, ना मंगल, ठीक है। अनदेखा, ना देखा हुआ। अनजान यानी ना जानने वाला, यानी कि देखिए कि बात करेंगे कि ये अनजान ये सब है ना, एक चीज़ याद रखिएगा कि नई समास में, ठीक है, एगो नया सर जी हम लोग को आए थे, ठीक है। हम लोग को याद है कि जब पढ़ते थे हॉस्टल में तो एक नया सर जी आए थे, वो उनको जो है ना कि कुछ भी ना करते थे ना तो बहुत गर्म होते थे जल्दी, ठीक है। अन से स्टार्ट, जैसे उनको कोई पूछ दिया जाता था कि कहाँ घर है, तो बहुत लोग स्टूडेंट उनको कहता था कि अनजानपुर घर है हमारा, अनजानपुर ना तो बिना देखलपुर, बहुत गर्म होते थे, ठीक है। तो अ से जो स्टार्ट होगा और अन से जो स्टार्ट होगा वो कहलाएगा आपको क्या चीज़, तो बात करेंगे कि अव्यय भाव समास, ठीक है। कोई दिक्कत तो आगे की वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव इसका देखेंगे। धन्यवाद, सब्सक्राइब करते रहिए।